न्यूज़ वन इंडिया से सौरभ बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा और सौरभ बोले अब मुझे प्रोटोकॉल से लेकर कई चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कैबिनेट मंत्री बोले एक शुभ चिंतक ने उनकी जान बचा ली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सौरभ बहुगुणा से बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि अब उन्हें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा और एक शुभचिंतक ने उनकी जान बचाई है। तो प्रोटोकॉल का आखिरकार ख्याल कैसे आया सौरभ बहुगुणा को और वो क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ सौरभ बहुगुणा ने कहा है, सुनवाते हैं। उत्तराखंड के युवा मंत्री और पशुधन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को देख रहे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को जान से मारने की एक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बहुगुणा जी के एक प्रतिनिधि के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बहुगुणा जी से बातचीत करते हैं। सर, ऐसा क्या कर दिया उधम सिंह नगर में जो लोग आपके पीछे पड़ गए, आपके जान के प्यासे हो गए? मुझे भी नहीं मालूम है ऐसा क्या हो गया। देखिए, राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। चुनाव ख़त्म होता है तो राजनीति वहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो मामला ये सामने आया है गंभीर है, क्योंकि मेरी विधानसभा के एक व्यक्ति हैं, कोटाबाग के रहने वाले हीरा सिंह, जो कुछ 3 महीने पहले इन्होंने 24 एकड़ के आसपास सरकारी भूमि रातों रात जोत दी थी। इनको पुलिस तहसीलदार की तहरीर पे, एसडीएम की तहरीर पे पुलिस ने जेल भेजा था। तो शायद उसके लिए वो मुझको सोचते होंगे कि मेरा उसमें हाथ है। लेकिन जब आप कुछ गलत करेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जो स्तर का मामला सामने आया है, जहाँ पे मेरे को मारने के लिए जेल में एक पूरा प्लान रचा गया, वो बहुत ही गंभीर मामला है। और देवभूमि है हमारे यहाँ कभी भी जीवन में राजनीतिक दुश्मनियाँ या राजनीतिक द्वेषभाव इतना नहीं बढ़ा कि एक दूसरे की हत्या के हम लोग प्लानिंग करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में जिस दिन आया वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला और उन्होंने फ़ौरन पूरे प्रशासन को एक्टिवेट किया। 4 लोग पकड़े गए। उन्होंने कबूला कि पैसे का लेन देन भी हुआ है, इसमें लगभग 6-6.5 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ है। तो अब देखिए, प्रशासन अपनी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, कितने हैं, वो सारा अपने खुलासे में पुलिस करे बताएगी। सर, एक बात ये भी जानकारी में आई है, जो एक व्यक्ति पकड़ा गया उसके उत्तर प्रदेश के भी एक आपराधिक तत्व से मुलाकात जेल में हुई, वहां बैठ के प्लानिंग हुई और आपके घर की रैकी तक हुई। यानी वो बस वक्त के इंतजार में थे कि मौका मिले और सौरभ बहुगुणा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, जैसे कोई गैंगवार जैसी या कोई बहुत बड़े अपराधी मिले हुए, आपको नहीं लगता कि ये एक सामान्य बात नहीं है? नहीं, देखिए, सामान्य बात तो नहीं है, क्योंकि आप किसी की भी हत्या प्लान करेंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी नागरिक हो, हत्या प्लान करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वही ये कर सकते हैं। कोई जनरल आदमी से तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि किसी की हत्या प्लान करेगा। जिस आदमी की आपने बात करी उसका नाम सतनाम है, वो यूपी के हैं। वो हीरा सिंह को जेल में मिले थे और जेल में मिलने के बाद जो प्लानिंग बनी उसके बाद सरप्राइजिंग है, जो मुझे शायद बताया गया है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 2 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम सितारगंज में शेड्यूल था, जिसमें 2 तारीख को मुझे सितारगंज जाना था और 1 तारीख को सतनाम जी को पैरोल मिलती है, जेल से बाहर आते हैं वो, और 5 दिन तक वो 4 दिन तक वो सितारगंज में ही थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये पूरा बनाया गया। शूटरों की बात हुई, 4 शूटरों के नाम भी सामने आए हैं, सारों उत्तराखंड से हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे हितैषी और मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे सतर्क किया सुबह में आवास पर आके, और उनकी वजह से आज ये सारा मामला सामने आया है। तो मैं नाम तो उनका नहीं बताऊँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका भी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है खुलासा भी किया और मुझको भी सतर्क किया। मंत्री जी, क्या लगता है उस जिले में खनन को लेकर बहुत बदनामी की स्थिति रहती है? क्या खनन पर और जो दूसरे गलत काम है जो आपराधिक तत्व करते हैं उस पर आपका अंकुश, उस पर आपका शिकंजा क्या आपके लिए बाधा बन रहा है? नहीं, देखिए, हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति खनन में भी था और जो भी हमारे यहाँ गलत काम कर रहा है कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको टाइट कर रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक द्वेष भावना भी हो सकती है। मैं सिर्फ एक एंगल को आप लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ताकतवर परिवारों से हैं, जिनकी राजनीति ख़त्म हो गई हमारे वहाँ पे राजनीति करने के बाद, जो अपने आप को राजनीतिक, जिनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की देनदारी की बात आ रही है कि इसने बात की है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसकी बहुत गहन तरीके से अगर इसकी जांच होगी तो इसमें बहुत सारे दूसरे तथ्य भी सामने आएंगे।
मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये भी है, उधम सिंह नगर जो जिला है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक अन्य जिलों की तुलना में भिन्न है। वहाँ पूरब के भी लोग दिखते हैं, एक सिख समुदाय का भी होल्ड है, और ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं मनी पावर, मसल पावर के लिए समय समय पर हमने देखा है। उधम सिंह नगर में बड़ी गैंगवार भी हुई हैं। पौंटी चड्ढा के लोगों का भी नाम उधम सिंह नगर से जुड़ता है, जो एक बड़े शराब के किंग थे। तो क्या लगता है कि कोई ना कोई एक बड़ा नेक्सस है जो किन्हीं वजहों से परेशान है, और आपके लिए भविष्य में अब कितना सतर्कता के साथ उधम सिंह नगर जाना आना, क्योंकि आपको पब्लिक से भी मिलना है, सामान्य कामकाज भी करने हैं, और सरकार के पास सचिवालय आदि भी जाना है, तो भविष्य में आपके लिए कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है, और क्या आप चाहते हैं कि कुछ और सिक्योरिटी आपके साथ हो? देखिए, चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जब ये पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 10 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, दूसरा बार विधायक बन के आया हूँ। मेरी बहुत सिंपल सी तरीका है, लोगों के बीच में बैठता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, सामान्य तरीके से मिलता हूँ, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ भी नहीं रहती इतनी जितने जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन जब ये बात सामने आई तो ऑब्वियसली आदमी को अपनी लाइफ के ऊपर जब थ्रेट होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें संज्ञान में ली हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो किस तरीके से मेरे प्रोटोकॉल रहेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जब तक पूरा खुलासा ना हो जाए, क्या सतर्कता बरतनी है, वो डीजीपी हैं, हमारे आईजी इंटेलिजेंस हैं, इन सब के साथ बैठ के और जो भी मुझे दिशा निर्देश दिया जाएगा उनकी तरफ से वो मैं फॉलो करूँगा। तो ये राज्य के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। यूं तो ये मंत्री पहली बार बने, पर राजनीति इनकी विरासत में है। दादा के कार्यकाल से राजनीति देख रहे हैं, और एक बहुत बड़े परिवार और संपन्न परिवार से आते हैं। सवाल ये है कि आखिर सौरभ बहुगुणा ने ऐसा क्या किया कि उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए। दूसरा सवाल ये है कि आखिर सौरभ बहुगुणा के कामकाज किन्हें बाधा पेश कर रहे थे जो उन्हें इतनी बुरी तरह निशाने पर लिया गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है और बहुत कुछ खुलासे होना बाकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। उत्तराखंड चुनाव 2022 के पहले बीजेपी की तरफ से सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा के बाद प्रदेश की 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई। इसके बाद चंपावत में हुए उपचुनाव में धामी ने इन मुद्दों को फिर से उठाया था, और सीएम धामी ने 93% वोट हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया। सरकार बनने के बाद सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, यह हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प था, और जो हमने संकल्प लिया हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। जहां कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार उसकी बैठकें चल रही हैं और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ड्राफ्ट बन जाएगा, सारे हितधारकों से बात हो जाएगी, जन संवाद और जन सुझाव ले लिए जाएंगे। ड्राफ्ट बनकर जैसे तैयार होगा, उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कि कब तक ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कितने महीनों में आने वाले? नहीं, अगले 2 महीने में, लगभग 6 माह का हमने समय दिया है, तो 6 माह जैसे पूरे हो जाएंगे तो हमारा प्रयास होगा कि हम लागू कर पाएं। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी की अध्यक्षता में गठित समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, सचिव अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा इस कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल हैं। जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों की अपनी कुछ परंपराएं हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके इस संहिता को तैयार किया जा रहा है। वहीं समिति की तरफ से 2 उप समितियां भी बनाई गयी। समान नागरिक संहिता पर गठित समिति ने राज्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में वेब पोर्टल की शुरुआत की, जिसके जरिए एक क्लिक पर 1 करोड़ लोगों के ड्राफ्ट पर उनके सुझाव मांगे गए हैं।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांखरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हो गया है। रविवार को ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। सोमवार को RVNL और मैक्स कंपनी के अधिकारियों ने मेन टनल को आर पार कर दिया और इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ टनल के भीतर जश्न मनाया। मैक्स इंफ्रा के अफसरों का कहना है कि ये पहला ब्रेक थ्रू पूरी रेल परियोजना के अंतर्गत नरकोटा खांखरा के बीच पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैक्स कंपनी के 500 से अधिक इंजीनियर, एक्सपर्ट और वर्करों की मेहनत से ये काम संभव हो पाया है। उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर बेहद कम समय में इस लक्ष्य को पूरा किया है। उन्हें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि राज्य भर में ये पहली मुख्य टनल है जो आर पार हुई है। नैनीताल में बारिश का कहर नगर की सीमावर्ती क्षेत्र आलूखेत में देखने को मिला है। आलूखेत की तलहटी में हुए भूस्खलन के चलते यहाँ निवास कर रहे 1 दर्जन से अधिक परिवार दहशत में हैं। आलूखेत निवासियों का कहना है कि बारिश के बाद भूस्खलन की आवाज से लोग घरों से बाहर निकल आए। घरों से लगभग 10 मीटर की दूरी में भूस्खलन हुआ, जिसमें यहां से 6 से अधिक मकानों को खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, जिसके ऊपर लगभग 10 से 12 परिवार खतरे में हैं और पिछली रात भी ये लोग सोए नहीं है। पूरी रात इन्होंने जागकर ही काटी है। पटवारी जी को वो लोगों को शिफ्ट कराने के लिए कभी होटल या कभी कुछ कहीं शिफ्ट कराने के लिए देख रहे हैं। उनकी जरिए से प्रयास जारी है कि वो कैसे भी लोगों की जान बचाए। सबसे पहले मेरा मकान है नज़दीक में, अभी तक कोई पटवारी के अलावा कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पहुँचा नहीं है और एक सभापति जी आए हैं, एक पटवारी जी हैं, वो शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा घर हम कहाँ शिफ्ट करें। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के कई जनपदों में लगातार हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश से धान की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक और किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, तो इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। आज कुमाऊं मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी में बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को बहुत परेशानी किया है। सरकार की उदासीनता साफ लगती है। प्रति हेक्टेयर 37,000 रुपये मुआवजा तब देती जब 33% किसान को नुकसान होता है। यहाँ तो किसान का 50% जो नुकसान हो चुका। सरकार को चाहिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। 2 हेक्टेयर की आप जो करें उसे भी बढ़ा देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज खासकर मैं उधम सिंह नगर की बात करना चाहता हूँ। किसानों पहले से आय आधी हो चुकी है, आप शालीनता बरतें, ध्यान रखें, नहीं तो हम किसान जन आंदोलन आपके खिलाफ। किसान चुप नहीं बैठे, किसान बहुत पीड़ित है, परेशान। तो आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे के तौर पर बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है। सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया है वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी किसानों की।